ने ये लिस्ट बना ली थी 7 मार्च को, जबकि इन देशों को रूबल में पेमेंट से जुड़ा आदेश दिया गया मार्च के आखिरी हफ्ते में। इससे साफ है कि आर्थिक प्रतिबंधों के ऐलान के साथ ही रूस ने अपने अगले कदम की तैयारी कर ली थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस की इस तैयारी की यूरोप को कोई खबर नहीं थी। हकीकत तो यह है कि यूरोप के लिए रूस का फैसला चौंकाने वाला भी नहीं है, क्योंकि गैस के बदले रूबल पर छिड़े विवाद के बाद से ही रूस की गैस का विकल्प खोजा जा रहा था। जर्मनी जैसे यूरोप के बड़े देश भी ऐलान कर चुके थे कि ये साल खत्म होने से पहले रूस पर निर्भरता खत्म कर दी जाएगी। कतर जैसे देशों से गैस की सप्लाई के लिए बातचीत भी चल रही है। इसके अलावा यूरोप में इस वक्त गैस का विकल्प खोजने पर भी तेजी से काम चल रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नेचुरल गैस पर पूरा यूरोप बुरी तरह निर्भर है। गैस के बिना यूरोप का एक दिन भी कटना मुश्किल है, क्योंकि यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां तापमान माइनस में ही रहता है। इसलिए लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए वहां हीटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये हीटर नेचुरल गैस से चलते हैं। जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें तो घरों के हीटर बंद ही नहीं होते, जिसका मतलब यह कि गैस की खपत कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ वहां बहुत बड़ी संख्या में ऐसे उद्योग हैं जिनमें नेचुरल गैस का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर होता है। ऐसे उद्योग तो पूरी तरह से गैस पर निर्भर है। वहीं बहुत बड़े पैमाने पर गाड़ियां चलाने के लिए भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे भारत में पेट्रोल और डीजल से गाड़ियां चलती हैं, वहां गैस से भी गाड़ियां चलती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक यूरोप में जितनी भी नेचुरल गैस पहुंचती है उसमें 40% गैस रूस से आती है। इस 40% गैस के रूस से होने वाले इंपोर्ट में यूक्रेन की जंग के बाद भी कोई कमी नहीं आई, बल्कि खबर है कि कुछ देशों ने अपना गैस का स्टॉक भरने के लिए रूस से ज्यादा गैस खरीदनी शुरू कर दी। मतलब यह कि इंपोर्ट कम होने के बजाय बढ़ गया। और यही है इस मसले पर यूरोप की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसका फायदा उठाते हुए पुतिन ने बड़ा प्लान बनाया। पुतिन ने बल्गारिया और पोलैंड को होने वाली गैस की सप्लाई रोककर यह बता दिया कि रूस को गैस बेचने के लिए यूरोप की जरूरत नहीं है, बल्कि गैस खरीदने के लिए यूरोप को रूस की जरूरत है। रूस के कदम से यह भी साफ है कि रूस ने अपनी गैस के नए ग्राहक ढूंढ लिए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम भारत और चीन का हो सकता है। इस बीच यूक्रेन की जंग में शामिल होने के लिए अमेरिका पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस बार यूक्रेन से लौटे एक पत्रकार का लेख इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है। इस पत्रकार ने दावा किया कि अमेरिका की जंग में शामिल हुए बिना ही यह जंग खत्म होनी मुश्किल है, जबकि दुनिया पहले से जानती है कि अगर अमेरिका इस जंग में उतर गया तो वो विश्व युद्ध से कम नहीं होगा। दुनिया की 2 महाशक्तियां टकराएंगी तो पूरी दुनिया 2 खेमों में बट जाएगी। हमीद रेजा ज़रीफिनिया नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार का लेख सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने यूक्रेन की जंग पर लिखा कि अगर शांति चाहते हो तो जंग के लिए तैयार रहो। मतलब साफ है कि जब तक बड़े पैमाने पर जंग नहीं छिड़ेगी तब तक ये जंग खत्म ही नहीं होगी। उन्होंने खास तौर पर मारियोपोल और बुचा में बहुत बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप रूस पर लगाया। उनके मुताबिक आम लोगों की हत्याएं तभी बंद होंगी जब पश्चिमी देश जंग में शामिल होंगे। और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना हिटलर से कर दी। उनके मुताबिक यूक्रेन के हालात तभी बेहतर हो सकते हैं जब अमेरिका इस जंग में शामिल हो। और यही बात इससे पहले खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी कर चुके हैं। वो कई बार नेटो और अमेरिका से इस जंग में शामिल होने की अपील कर चुके हैं। दूसरी तरफ विश्व युद्ध से खुद रूस ने भी एक दिन पहले ही दुनिया को आगाह किया है। रूस के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में विश्व युद्ध से पूरी दुनिया को आगाह किया था। ऐसा उस वक्त हो रहा है जब पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस के हमले तेज हुए हैं और तबाही कई गुना बढ़ गई है। वहीं यूक्रेन से जंग के बीच रूस की बेहद घातक मिसाइल कलिब्र पनडुब्बी से दागी गई। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध में कलिब्र क्रूज मिसाइल का हमलों के लिए कई बार इस्तेमाल किया और दावा किया कि उसने यूक्रेन की सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब उसने कलिब्र की ताकत को पनडुब्बी से दाग कर दिखाया। हालांकि रूस की पनडुब्बी ने ये मिसाइलें किस इलाके में दागी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन उसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक पनडुब्बी से एक के बाद एक कई मिसाइलें निकलती दिखाई दी। रूसी पनडुब्बी ने इसी तरह कई कलिब्र मिसाइलों को आसमान में दागकर उनकी ताकत दिखाई। और ये तस्वीरें जंग के बीच यूक्रेन की चिंता को और बढ़ा सकती हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही यूक्रेन की मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया था कि रूस ने क्राइमिया में तैनात अपनी पनडुब्बी में कलिब्र मिसाइलें लोड कर दी। मतलब यह कि समंदर के रास्ते यूक्रेन पर हमले का खतरा और बढ़ गया, क्योंकि इससे पहले भी रूस ने समंदर से ही कलिब्र मिसाइल को यूक्रेन के कई शहरों पर दागा था, जिसने वहां भारी तबाही मचाई थी। ज़ेलेंस्की की चिंता इसलिए भी और बढ़ सकती है क्योंकि कलिब्र कोई आम मिसाइल नहीं है।
बल्कि ये परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। यही नहीं, खबर तो ये भी आई कि रूस अब इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने में जुटा हुआ है, जिसके बाद कैलिब्र क्रूज मिसाइल और भी खतरनाक हो जाएगी। उधर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए। राजधानी कीव से पीछे हटने के बाद से पुतिन की सेना डॉनबास को मुट्ठी में करने में जुटी है, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसलिए अब रूस ने डॉनबास को तबाह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी तरफ से वहां इतनी बमबारी की गई कि बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। कई गाड़ियां और मकान आग की चपेट में आ गए। इसके बाद उसने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को वहां की सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इससे पहले कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिनमें रूस की सेना अलग अलग टुकड़ियों में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों के साथ पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ती नजर आई थी। अब दावा किया जा रहा है कि रूस की उन टुकड़ियों ने डॉनबास के कई इलाकों में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद यूक्रेन के फौजियों ने उन इलाकों से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि इस दौरान कुछ जगहों पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई भी हुई, जिसमें रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डॉनबास और लुहांस्क इलाके आते हैं, और इन दोनों इलाकों में 2014 से ही रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों और यूक्रेन की सरकार के बीच संघर्ष जारी है। यही नहीं, जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को अलग देश की मान्यता दे दी थी, और अब रूस का मकसद पूर्वी यूक्रेन के इन दोनों इलाकों पर कब्जा करने का है, ताकि इन इलाकों को विद्रोहियों के हवाले सौंपकर रूस अपने बड़े मकसद को पूरा कर सके। और पुतिन का वो बड़ा सपना क्राइमिया तक नया रास्ता बनाने का है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में है, जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। अब माना जा रहा है कि पुतिन की कोशिश पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करके क्राइमिया तक एक नया रूट बनाने की है, ताकि काला सागर का इस्तेमाल एक पोर्ट की तरह बड़े पैमाने पर किया जा सके। वहीं यूक्रेन के कई हिस्सों में जारी रूस के हमलों में तेजी आ गई। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में रूस ने एक के बाद एक यूक्रेन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाईं, जिनमें एक बिजली घर भी शामिल था। वहां रूस के हमले से धमाका हुआ और फौरन आग लग गई। आग भी ऐसी कि देखने वालों की रूह कांप उठी। धमाके के चंद मिनट बाद ही वहां आग के बड़े बड़े गोले उठने लगे, जो आसमान को छूने को बेताब नजर आए। आशंका जताई गई कि वहां तेल की पाइपलाइन में लीकेज थी, जिसने गोलाबारी होते ही आग पकड़ ली। दावा किया गया कि इस हमले में एक कर्मचारी की मौत भी हो गई। हालांकि इसे बुझाने के लिए तुरंत कोशिश शुरू कर दी गई, लेकिन आग काबू से बाहर नजर आई, जिसके बाद वहां से इतना काला धुआं उठा कि उसने पूरे आसमान को घेर लिया। इस बीच यूक्रेन को कई टुकड़ों में बांटने के रूसी प्लान का पर्दाफाश हुआ, और इसका दावा खुद रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने किया, जो पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। यानी इससे साफ हो गया कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि रूस यूक्रेन के टुकड़े न कर दे। जेलेंस्की ने भी कुछ दिन पहले रूस की इस साजिश को बेपर्दा किया था, और उन्होंने नेटो से मदद मांगते हुए कहा था कि रूस का इरादा पूर्वी यूक्रेन को न सिर्फ तबाह करना है, बल्कि उस पर कब्जा करना है। और अब रूस के सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पात्रुशेव ने एक इंटरव्यू में इस प्लान से पर्दा उठा दिया। उन्होंने साफ किया कि पश्चिम और कीव शासन की वजह से यूक्रेन कई छोटे देशों में टूट सकता है। इसका मतलब ये कि कई दिनों से कीव की घेराबंदी के बाद रूसी सेना का इस तरह पीछे हटना और अचानक मारियोपोल, खार्किव और डॉनबास की तरफ रुख करना उसी प्लान का एक हिस्सा है। उधर मारियोपोल में जंग के दौरान रमजान कादिरोव के चेचेन लड़ाकों के लिए उनकी बख्तरबंद गाड़ियां सुरक्षा कवच बन गई। तुर्की में बनी इन गाड़ियों में कई आधुनिक सुविधाएं हैं, जो न सिर्फ दुश्मनों पर वार करने में मदद करती हैं, बल्कि दुश्मन के हमलों को भी ये बख्तरबंद गाड़ियां नाकाम कर देती हैं। ऐसी ही कई गाड़ियों पर सवार होकर चेचन लड़ाके मारियोपोल की सड़कों पर गश्त करते दिखाई दिए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में कुछ लड़ाके इन गाड़ियों से नीचे उतरे और ललकारते हुए एक मकान में घुस गए। बताया गया कि यूक्रेन में ये लड़ाके जहां भी जाते हैं, तुर्की में बना ये सुरक्षा कवच उनके साथ होता है। उनके खाने पीने की चीजें भी इन्हीं गाड़ियों में होती हैं। असल में रूस के लिए लड़ रहे चेचन लड़ाकों के लिए ऐसा सुरक्षा कवच है जो न केवल जेलेंस्की के जवानों के हमलों से उनकी जान बचा रहा है, बल्कि यूक्रेन की सेना के भी पसीने छुड़ा रहा है, क्योंकि ये ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिस पर गोले भी बेअसर हो रहे हैं। यही नहीं, इसकी एक खासियत ये भी है कि लैंडमाइन से होने वाले धमाके भी चेचन लड़ाकों के इस कवच को भेद नहीं पाते। इस बीच यूक्रेन की सेना को तगड़ी चोट पहुंचाने वाले चेचन कमांडर रमजान कादिरोव खुद विद्रोह की आशंका से डर गए।
यही नहीं, रूस के खुफिया विभाग की लीक हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक रमजान कादिरोव को रूसी सेना के कुछ अधिकारियों से भी खतरा है। लेकिन उनके लिए ज्यादा बड़ा खतरा अपनी ही सेना के विद्रोह का है, जो उनके एक इशारे पर पूरी ताकत से यूक्रेन में जंग लड़ रही है। युद्ध की शुरुआत से ही रूसी सेना को चेचन लड़ाकों का ऐसा साथ मिला जिसने कई इलाकों में यूक्रेन की सेना के पैर उखाड़ दिए। यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ मिलकर चेचन कमांडर कादिरोव के लड़ाकों ने कहर बरपा दिया और अब ये कहा जा रहा है कि उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, जो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अपनों से भी है, जिसके पीछे है चेचन कमांडर कादिरोव के खिलाफ भड़कता गुस्सा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि रमजान कादिरोव के अपने ही लड़ाके उनसे नाराज हो गए? आखिर अपने जिस कमांडर की एक आवाज पर वो जान तक दे देने के लिए तैयार हो जाते थे, उनका गुस्सा क्यों भड़क गया? इसके पीछे की वजह है यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे उनके लड़ाकों की अनदेखी। और इसी बात ने उन्हें अपने कमांडर से नाराज कर दिया, क्योंकि कादिरोव के ये लड़ाके 2 महीनों से रूसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन खबर है कि अब वो बुरी तरह भड़क गए हैं। असल में जब पुतिन ने चेचन कमांडर को यूक्रेन के युद्ध में उतारा तो माना जा रहा था कि चेचन लड़ाकों की फौज युद्ध की अगुवाई करेगी, जिससे जीत का सेहरा उनके ही सिर बंधे। लेकिन कहा जा रहा है कि यूक्रेन में रूस की फौज ने चेचन लड़ाकों को जरा भी भाव नहीं दिया। यूक्रेन से जंग में सबसे अगले मोर्चे पर रूस की फौज डटी रही। उसके बाद यूक्रेन के विद्रोही गुटों ने मोर्चा संभाला और आखिर में चेचन लड़ाकों को कमान सौंपी गई। खबर है कि इस बात से कई चेचन लड़ाके नाराज हो गए जो कादिरोव के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन रमजान कादिरोव के लिए यह अकेली मुश्किल नहीं है, बल्कि पुतिन की सेना के कई अधिकारी भी कादिरोव के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। और इसकी वजह है पुतिन से रमजान कादिरोव की नजदीकी। रूस के रक्षा विभाग की एक लीक हुई रिपोर्ट के हवाले से कहा गया कि यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना ने अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस को कादिरोव के पीछे लगाया था, लेकिन वो लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाए। माना जा रहा है कि कादिरोव को पहले से इस बात की भनक थी कि रूस की सेना ने अपनी इंटेलिजेंस यूनिट को उनके पीछे लगा रखा है, इसलिए उन्होंने अपनी लोकेशन छिपा कर रखी। बताया गया कि कादिरोव को इस बात का डर है कि कहीं पुतिन की आंखों में धूल झोंककर रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस उनका खात्मा न कर दे, क्योंकि रमजान कादिरोव पुतिन के बेहद करीबी हैं और कहा जाता है कि ये बात रूस के कई सैनिक अधिकारियों को हजम नहीं होती।